साथ बदलते भारत की शान। किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं नीता सिंह। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम गांव किसान में। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको खेती किसानी और पशुपालन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां देने की कोशिश करते हैं, जिसमें होते हैं 3 सेगमेंट: खेती किसानी, हमारा पशुधन, कामयाब किसान की दास्तान। तो आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। किसान भाइयों, आइए देखते हैं पहला सेगमेंट खेती किसानी। अगर हम सही तकनीक का इस्तेमाल करें और वैज्ञानिकों की सलाह मानें तो अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। मशरूम अब हमारी खाद्य प्रणाली का हिस्सा बन गया है। हमारे देश में मशरूम का उत्पादन करीब 60 साल से किया जा रहा है। इसमें मौजूद प्रोटीन, विटामिन, रेशे, लौह, मैग्नीशियम, जिंक, पोटेशियम हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करते हैं, जिनसे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और रोगों से काफी हद तक छुटकारा मिलता है। ये सब तब संभव होगा जब हम मशरूम का नियमित रूप से सेवन करते हैं। इसके लिए जरूरी है कि मशरूम हमें आसानी से उपलब्ध हो सके। हालांकि पहले की अपेक्षा अब बाजार हमेशा मशरूम से गुलजार रहते हैं। फिर भी देश के कुछ इलाकों में हर मौसम में मशरूम उपलब्ध नहीं होता, इसीलिए वहाँ मशरूम के सूखे रूप का इस्तेमाल किया जाता है। खाद्य पदार्थों का इस तरह से इस्तेमाल प्रसंस्करण कहलाता है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी खाद्य आपूर्ति को बाधित नहीं करता है और हमारे भोज्य पदार्थ हम तक आसानी से पहुँचते रहते हैं। इसी संदर्भ में आज हम जानेंगे मशरूम प्रसंस्करण के बारे में। मशरूम कई तरह के पोषक तत्वों से भरपूर होने के बाद भी लंबे समय तक नहीं रह पाता और इसकी आयु बेहद कम होती है, जिसका मुख्य कारण इसमें 85 से 90% पानी का पाया जाना है। इसके अलावा इसके फलन पर कोई छिलका या परत का ना होना भी है। मशरूम की फसल छिद्र युक्त संरचना होती है, जिसके कारण इसमें श्वसन तेजी से होता है और आसानी से कीटाणु इसमें प्रवेश कर सकते हैं। ऐसे में इनके जल्द खराब होने की आशंकाएं बढ़ना लाजमी है। कभी कभी मशरूम उत्पादकों को इस वजह से काफी नुकसान भी उठाना पड़ता है और मशरूम को ज्यादा दूरी वाले इलाकों में पहुंचाना भी मुश्किल भरा होता है। ऐसे में कुछ उपाय हैं जो मशरूम की आयु को बढ़ा सकते हैं, जैसे मशरूम की तुड़ाई करते समय फलन को हल्के हाथ से घुमाकर निकालें। मशरूम को काटते समय मिट्टी लगी जड़ को चाकू से काटें। कटे हुए मशरूम को 0.25% पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड के घोल में भिगोएं। इस तरह भिगोए मशरूम को पंखे की हवा में हल्का सुखाएं। पैकिंग करते समय पैकेट में छेद करें। इन छेदों से पैकेट के अंदर की गर्मी बाहर निकल सके। बाजार में भेजने वाले पैकेट में 5% छिद्र करें। भंडारित करने वाले पैकेट में 0.5% छिद्र करना चाहिए। परिवहन के दौरान ऐसे वाहन का चुनाव करें जिसमें तापमान नियंत्रित रखा जा सके। इसके अलावा मशरूम को खराब होने से बचाने के लिए सबसे कारगर उपाय है मशरूम का प्रसंस्करण करना। इस विधि में मशरूम को सुखाकर लंबे समय तक भंडारित कर उपयोग किया जा सकता है। मशरूम को प्रसंस्करित कर बनाए जाने वाले उत्पाद: मशरूम पाउडर, मशरूम से बने कुकीज, मशरूम पापड़, मशरूम अचार, मशरूम की बड़ियां, मशरूम के चिप्स। देश के कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों में समय समय पर मशरूम उत्पादन से लेकर उसके प्रसंस्करण पर प्रशिक्षण दिया जाता है। इस तरह के प्रशिक्षण लेने के बाद किसान या मशरूम उत्पादन भविष्य में होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम कर सकते हैं, साथ ही आय में इजाफा भी कर सकते हैं।
तो आपने अभी देखा सेगमेंट खेती किसानी। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं, आप कहीं जाइएगा नहीं। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और आइए अब रुक करते हैं अपने अगले सेगमेंट हमारा पशुधन। भारत में मोतियों का इस्तेमाल लंबे समय से किया जा रहा है। मोती शुरू से ही सजने संवरने और सजावट के लिए प्रयोग किए जाते हैं। पहले सिर्फ प्राकृतिक रूप से मिलने वाले मोतियों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन बदलते दौर में मांग को देखते हुए मोतियों का उत्पादन किया जा रहा है, जिसे हम सरल भाषा में सीप पालन या मोती की खेती कहते हैं। ये इतना सरल और सस्ता है कि किसान इसे आसानी से शुरू कर सकते हैं। सीप पालन के लिए सबसे जरूरी प्रशिक्षण लेना है। कई संस्थानों में सरकार के द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसके अलावा जिले के मत्स्य विभाग से भी जानकारी ली जा सकती है। मोती एक प्राकृतिक रत्न है जो सीप में बनता है। जब सीप में कोई बाहरी पार्टिकल जैसे मिट्टी के कण या कोई सूक्ष्म जीव चला जाता है तो वो उसे बाहर निकालने के लिए एक तरल छोड़ती है। ऐसे ही धीरे धीरे उस कण पर सीप परत दर परत एक चमकदार कोटिंग बना देती है और फिर एक निश्चित समय बाद यही मोती बन जाता है। सीप पालन को शुरू करने के लिए सबसे पहले स्थान का चयन करना होता है जहां सीप को आसानी से पाला जा सके। सीप को छोटे स्तर से घर में पाला जा सकता है, जबकि बड़े स्तर पर पालने के लिए तालाब की जरूरत होती है। इसके बाद किसान को सीप खरीदकर सीपों को खुले पानी में 2 दिन के लिए रखते हैं, जिससे धूप और हवा लगने के बाद सीप का कवच और मांसपेशियां ढीली हो जाती है। मांसपेशियां ढीली होने के बाद सीप की सर्जरी कर सीप के अंदर सांचा डाल दे। किसान चाहे तो सामान्य मोतियों का भी उत्पादन कर सकते हैं। मोती बनते समय सांचा जब सीप को चुभता है तो वो उस पर अपने अंदर से निकलने वाला एक पदार्थ छोड़ता है जो मोती में बदल जाता है। सीपियों के प्रकार: लेमिनेनिस मार्जिनेनिस, लेमिनेनिस कोरियनस, पाइरेसिया। सीप पालन के लिए सबसे अनुकूल मौसम शरद ऋतु यानी अक्टूबर से दिसंबर तक का समय माना जाता है। कम से कम 10 गुणा 10 फीट या बड़े आकार के तालाब में सीप पालन किया जा सकता है। सीप में छोटी सी शल्य क्रिया के बाद इसके भीतर 4 से 6 मिलीमीटर व्यास वाले साधारण या आकर्षक आकृति के मोती तैयार किए जा सकते हैं। शल्य क्रिया के बाद सीप को बंद कर दिया जाता है। इस सीपों को नायलॉन बैग में 10 दिनों तक एंटीबायोटिक और प्राकृतिक चारे पर रखा जाता है। अब इन सीपों को तालाबों में डाल दिया जाता है। इसके लिए इन्हें नायलॉन बैगों में रखकर यानी 2 सीप प्रति बैग बांस या बोतल के सहारे लटका दिया जाता है और तालाब में 1 मीटर की गहराई पर छोड़ दिया जाता है। प्रति हेक्टेयर 20,000 से 30,000 सीप की दर से इनका पालन किया जा सकता है। अंदर से निकलने वाला पदार्थ बीट के चारों ओर जमने लगता है
जो अंत में मोती का रूप लेता है। करीब 10 माह बाद सीप को खोलकर मोती निकाल लिया जाता है। बेहतर उत्पादन के लिए सबसे जरूरी संबंधित विषय में जानकारी का होना है। इसके लिए किसानों को चाहिए कि वो सीप पालन शुरू करने से पहले प्रशिक्षण लें। सरकारी संस्थान ग्रामीण नवयुवकों, किसानों व छात्र छात्राओं को मोती उत्पादन पर तकनीकी प्रशिक्षण देते हैं। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्रों और किसान हेल्पलाइन से भी मोती उत्पादन पर तकनीकी प्रशिक्षण की जानकारी ली जा सकती है। किसान भाइयों, अभी आपने देखा सेगमेंट हमारा पशुधन। किसान भाइयों, गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है और ऐसे में पशुओं की देखभाल कैसे की जाए ये हम आपको बताएंगे। तो आइए देखते हैं इस माह का पशुपालक कैलेंडर। मई माह का पशु कैलेंडर 2021। मई माह में ध्यान देने वाली बातें। इस माह में अधिक गर्मी रहती है, साथ ही कुछ स्थानों पर आंधी तूफान के साथ वर्षा भी रहती है। पशुओं को धूप व लू से बचाने का उपाय करें। गर्मी में पशुओं को छायादार स्थान पर रखें व पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करें। पशुओं में लवणों की कमी नहीं होने पाए, इस हेतु लवण मिश्रण निर्धारित मात्रा में दाने या पानी में मिलाकर दें। पशुओं के आहार में मौसम के अनुसार आवश्यक बदलाव करें। दुग्ध उत्पादन क्षमता बनी रहे, इसके लिए उसे संतुलित आहार दें। चमोकन एवं पेट की कृमि से बचाव का उचित प्रबंध करें। खरीफ में हरा चारा लेने के लिए ज्वार एवं मक्का की बुआई करें। भेड़ पालक इस माह में भेड़ की ऊन कतरने का कार्य करें। तो अभी आपने देखा सेगमेंट हमारा पशुधन। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं, आप कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब वक्त हो गया है सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तान का। आइए देखते हैं। और आइए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे कामयाब किसान से जिसने कड़ी मेहनत कर अपना नाम कमाया और दूसरों के लिए मिसाल बन गए। खेती के क्षेत्र में महिलाओं ने हमेशा हर कदम पर पुरुषों का साथ दिया है। इसके बावजूद भी कृषि में पुरुषों के योगदान को ही याद किया जाता है, जबकि खेती का इतिहास जितना पुराना है उतनी ही पुरानी इसमें नारी की भागीदारी भी है। यही वजह है कि अथक प्रयास और नई तकनीक के तालमेल ने खेती को अलग ही मुकाम पर पहुंचा दिया है। 21वीं सदी में जहां कृषि लगातार नई नई तकनीकों से आधुनिक हुई, वहीं महिलाओं ने भी इन तकनीकों को साहस के साथ गले लगाया है। आज की महिलाएं कृषि में अपने सफल सहयोग के साथ लगातार आगे बढ़ रही हैं। रूबी पिछले 13 साल से खेती में अपना सहयोग दे रही हैं। वो बताती हैं कि साल 2004 में जब उनका विवाह हुआ तब खेती के बारे में उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं थी,
लेकिन उनके ससुराल में आजीविका का मुख्य आधार खेती ही था। इसी आधार में रूबी भी धीरे धीरे भागीदार होने लगी और छोटे छोटे खेती के कार्य करने लगी, जिससे परिवार की मदद तो हो ही रही थी, साथ ही उनकी जानकारी भी बढ़ रही थी। यहाँ पे आई, यहाँ पर सब लोग खेती करते थे और मेरे पति भी इन खेतियों से जुड़े हुए थे, किसान हैं। तो मैंने सोचा कि भाई मैं भी इसमें हेल्प करूं। मेरी एक मानना था कि भाई मुझे भी कुछ करके दिखाना है। ये छोटी सी मदद कब रूबी का ध्येय बन गई, उन्हें पता ही नहीं चला। अपनी बढ़ती रुचि को और निखारने के लिए रूबी नई नई जानकारियाँ इकट्ठी करने लगी। इसके लिए रूबी कृषि बैठकों का भी हिस्सा बन गयी और साल 2008 में खेती के प्रति उनका नजरिया बदला, जब कृषि विज्ञान केंद्र की टीम ने आकर जैविक खेती के बारे में जानकारी दी और प्रशिक्षण भी दिया। इस 3 दिवसीय प्रशिक्षण में रूबी ने जैविक खेती को तो जाना ही, साथ ही रसायनों के दुष्परिणाम के बारे में भी उन्हें पता चला। इसके बाद रूबी और उनके पति ने निश्चय किया कि वो जैविक खेती को ही अपनाएंगे और बाकी किसानों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। मेरे पति ने भी मेरा बहुत सहयोग किया। केवीके के यहाँ जो डॉक्टर आए थे, उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि आपको जैविक खेती करने के लिए एक वहाँ पर केवीके में पढ़ना चाहिए। उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया। उन्हीं की सलाह से, उनके मार्गदर्शन से आज मैं आगे बढ़ पाई हूँ। साल 2008 में रूबी ने अपने खेत में जैविक खेती की शुरुआत की। हालांकि वो जानती थी कि शुरुआत में उन्हें अच्छा मुनाफा नहीं मिलेगा, लेकिन वो ये भी जानती थी कि धीरे धीरे पैदावार में और गुणवत्ता में इजाफा हो जाएगा, और हुआ भी ऐसा ही। इस समय रूबी अपने 20 बीघा खेत में हर तरह की फसलें ले रही हैं। हमारे यहाँ पर 20 बीघे में जैविक खेती कर रहे हैं। उसमें से जो सरसों है, गेहूँ है, चना है, और इसके अलावा भी हम जो कर रहे हैं वो वेजिटेबल जैसे सब्जियाँ हैं, पालक है, मेथी है, मूली है, गजरा है, और जैसे मटर, बैंगन, टमाटर, मिर्ची आदि सब्जियां लगा रखी है। रूबी ने न सिर्फ जैविक खेती शुरू की, बल्कि जैविक खाद बनाना भी सीखा और अपने खेत में इस्तेमाल करने के लिए गोबर और गोमूत्र से जैविक खाद जीवामृत बना रही हैं। गांव वालों के तो सबके घर में जो पशु रहते हैं, तो अपन उस गोबर की खाद बनाकर अपन खेत में यूज ले सकते हैं। हर्बल स्प्रे, कीटनाशक दवाइयाँ, ब्रह्मास्त्र, अग्निअस्त्र, ये सारी चीजें जीवामृत अपन घर में बनाकर अपनी जो खेती में देंगे तो वो उससे फसल भी उपजाऊ होगी, अपने शरीर में कोई नुकसानदायक नहीं होगा, कुछ खर्चा भी नहीं आएगा। अपने पति की मदद से रूबी ने करीब 200 मीट्रिक टन केचुआ खाद बनाने के लिए एक इकाई तैयार की है। इस इकाई के कारण ही आसपास के किसानों को आसानी से जैविक खाद उपलब्ध हो रही है, जिससे जैविक खेती को बढ़ावा मिल रहा है। वो बताती हैं कि इस इकाई को शुरू करने में नाबार्ड से काफी सहायता मिली। जो खाद को ले जाकर वो जैविक खेती करते हैं, उनसे यहाँ आसपास के लोग और आसपास के गांव के जो लोग हैं वो तो प्रभावित हो ही रहे हैं, और उससे अलावा हमारे जो एफपीओज के 2000 जो सदस्य है, उसमें से 1000 सदस्य जो जैविक खेती कर रहे हैं। जैविक खाद इकाई के साथ ही रूबी ने अजोला उत्पादन इकाई भी तैयार की है, जिसे पशु आहार के लिए उत्तम माना जाता है। इसके इस्तेमाल से पशु का विकास तो सही होता ही है, साथ ही इससे दूध का उत्पादन भी बढ़ाया जा सकता है। ने जो ये यूनिट लगा रखी है, उसमें जो हम 2 इंच तक की मिट्टी डालते हैं, इसमें फिर पानी भरते हैं और उसमें फिर अजोला को छोड़ देते हैं। इसका पानी जो अजोला है, इसमें 3 महीने तक ये अजोला खराब नहीं होती है, और ये 3 महीने तक हम रोज प्रतिदिन इसमें से 1 किलो अजोला रोजिना अपने पशु को दे सकते हैं। और इसको जो पशु को खिलाते हैं, उस पशु का दूध बढ़ता है, उसका स्वास्थ्य ठीक रहता है, और जो इसकी मिट्टी और जो पानी है वो अपने जैविक खेती करने में बहुत उपयोगी है। जैविक खेती के क्षेत्र में किए गए प्रयासों के लिए रूबी को भारत और राज्य सरकार की ओर से सम्मानित किया जा चुका है। बदलते दौर में महिलाओं ने खुद को काफी सशक्त किया है, फिर चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो या फिर कोई और क्षेत्र। महिलाएं अपने सकारात्मक प्रयासों से खुद का और समाज का भविष्य संवार रही हैं। तो किसान भाइयों, अभी आपने देखी एक कामयाब किसान की कामयाबी की दास्तान। गांव किसान में आज बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।